पार्लियामेंट्री लोकसभा हिंदी डिक्टेशन दिनांक मंगलवार 21 अप्रैल 2020। कुल शब्द 1600। गति 160 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं बहस के दौरान उठाए गए विभिन्न बिंदुओं का जवाब देने के लिए नहीं बल्कि पिछले कुछ दिनों से देश के हिस्सों में जो कुछ घट रहा है उस पर इस सम्मानित सदन में प्रकट की गई भावनाओं के साथ अपने भाव प्रकट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश के विभिन्न भागों में पिछले कुछ दिनों से जो कुछ भी घटा है उससे इन क्षेत्रों में रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ी है। यह अत्यधिक निंदनीय है और हम सभी को इस तरह की स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए बिना समय गंवाए मिलकर प्रयास करने चाहिए। मैं सरकार की ओर से हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में निवास कर रहे पूर्वोत्तर के लोगों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास करने का भरोसा दिलाता हूं। उन्हें देश में कहीं भी रहने, आय अर्जित करने और जहां भी वे चाहें वहां अध्ययन करने का पूर्ण अधिकार है। विराम। हमारे देश की एकता और अखंडता को कुछ तत्वों द्वारा खंडित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं किसी पर दोषारोपण न करते हुए इस सदन में अपील करना चाहूंगा कि वे हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों को प्रबल और स्पष्ट संदेश दें कि हम सब एक हैं और देश के विभिन्न इलाकों में रह रहे पूर्वोत्तर के लोगों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे। उनकी सुरक्षा के लिए हर तरह के प्रयत्न किए जाएंगे और उनकी भावनाओं की कद्र होगी। पूर्वोत्तर के लोगों को एक स्पष्ट संदेश देने के लिए किसी भी राजनीतिक दल एक साथ हैं और यह हमारा कर्तव्य है कि संपूर्ण क्षमता के साथ शांति बहाली और बंधुत्व के लिए कार्य करेंगे ताकि असुरक्षा की इस भावना पर नियंत्रण लाया जा सके। विभिन्न अन्य मुद्दों जैसे काले धन पर चिंता जाहिर की गई। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में सरकार के दृष्टिकोण का वर्णन किया था। विराम। कि किस प्रकार हम काले धन की समस्या से निपटेंगे। उन्होंने सदन में यह भी वादा किया था कि इस संबंध में सरकार श्वेत पत्र लाएगी। इसलिए मुझे आशा है कि इन सभी मुद्दों से निपटने के लिए बाकी बचे सत्र में काफी संभावनाएं होगी। इसलिए मैं सदन का और अधिक समय नहीं लूंगा। मैं सभी सदस्यों के साथ माननीय राष्ट्रपति जी को धन्यवाद देता हूं। महोदय, जनतंत्र की एक कसौटी यह भी है कि राजकाज लोगों की भाषा में चलता है या नहीं। लिहाजा किसी व्यक्ति को अपनी भाषा में मांगी गई जानकारी देने से मना करने का कोई आधार नहीं हो सकता। केंद्रीय कर्मचारियों की सेवा नियमावली 1976 में यह व्यवस्था पहले से मौजूद है कि अगर केंद्र सरकार किसी कर्मचारी की अर्जी या ज्ञापन हिंदी में प्राप्त करती है तो उसे उसका जवाब हिंदी में ही देना पड़ेगा। सर्वोच्च न्यायालय ने इस आधार पर प्रशासनिक न्यायाधिकरण और मुंबई हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया और आरोपी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और सजा का आदेश निरस्त कर दिया, जिसमें यह दलील दी गई थी कि कर्मचारी अनपढ़ नहीं है, इसलिए उसे अंग्रेजी में आरोप पत्र जारी किया गया। गौरतलब है कि मुंबई नौसेना में काम करने वाले मिथिलेश कुमार सिंह ने एक मामले में अपने खिलाफ विभाग की ओर से जारी आरोप पत्र हिंदी में देने की मांग की थी, लेकिन विभाग ने यह मांग खारिज कर दी। बाद में मुंबई उच्च न्यायालय ने नौसेना की दलील मान ली थी, पर सर्वोच्च न्यायालय ने हाईकोर्ट के निर्णयों को गलत ठहराया है। विराम। इसलिए कागजात, बहस और फैसले की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसे वादी प्रतिवादी दोनों समझ पाएं। अगर अंग्रेजी में फैसला लिखना न्यायमूर्ति के लिए व्यवहारिक व्यवस्था हो तो मांगने पर उसका हिंदी या संबंधित प्रांत की भाषा में अनुदित रूप मुहैया कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। विराम। आजादी के बाद अपनी व्यापकता के चलते हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, लेकिन व्यवहार में सच यह है कि प्रशासनिक कामकाज से लेकर अदालतें तक अंग्रेजी का ही बोलबाला रहा है। भारतीय भाषाओं की उपेक्षा बढ़ती जा रही है। हिंदी भाषी प्रदेशों के उच्च न्यायालयों में बहस और कामकाज कुछ हद तक जरूर हिंदी में होते हैं, मगर बाकी प्रदेशों से अंग्रेजी का ही वर्चस्व है। इसके खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के वकीलों ने लंबी हड़ताल भी की थी, जिसके बाद उन्हें तमिल में बहस की सीमित इजाजत मिली, पर अब भी वह अनुमति संवैधानिक रूप नहीं ले सकी है। विराम। अदालतों में अंग्रेजी के प्रभाव से वादी प्रतिवादी के साथ साथ उन वकीलों को भी परेशानी
महसूस होती है जिन्होंने हिंदी या दूसरी भारतीय भाषा के माध्यम से कानून की पढ़ाई की है। सर्वोच्च अदालत ने अपने ताजा फैसले से एक जरूरी संदेश दिया है, पर इसे एक नीतिगत रूप देने की भी पहल होनी चाहिए, तभी जाकर कुछ हो सकता है। आगे आपकी मर्जी है। विराम। सभापति महोदय, संस्कृत में न केवल विश्व साहित्य के महान ग्रंथ हैं, बल्कि इसमें गणित, चिकित्सा, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र और कला के ज्ञान का भी कोश भी है। यदि हम लुप्त संपर्कों की खोज कर लें और आवश्यक बहुविषयक पद्धतियों को विकसित करें, तो संस्कृत के ज्ञान में इतनी क्षमता है कि वह वर्तमान समय की ज्ञान प्रणालियों और भारतीय भाषाओं को बहुत अधिक समृद्ध कर सकती है। संस्कृत भाषा उन मूल्यों और आदर्शों का भी स्रोत रही है जिसने हजारों वर्षों से भारत के अस्तित्व को कायम रखा है। यह एक ऐसी संस्कृति का प्रतीक है जो संकीर्ण और भेदभावपूर्ण नहीं है और खुली सहिष्णुता तथा सर्वसमावेशी है। स्वतंत्र चिंतन करने वाले ऋषि, मुनि और विचारक, जिन्होंने वेदों और उपनिषदों में अपनी दूरदृष्टि और दर्शन की व्यवस्था की, वे अपने जीवन और दर्शन के प्रतिकूल पक्षों में भी संतुलन कर सकते थे। उदारवाद और सहिष्णुता की यह भावना, जो ऋषि मुनियों का विश्व एक परिवार है का संदेश आज विश्व के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। विराम। भारत सरकार संस्कृत के संवर्धन और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। विराम। सरकार द्वारा स्थापित 3 संस्थाएं बड़ी कुशलता से बराबर इस कार्य में लगी हुई हैं। विराम। संस्कृत भाषा को लोकप्रिय बनाने के लिए इन संस्थाओं ने लचीले और अनौपचारिक पाठ्यक्रम शुरू किए हैं। ये संस्थाएं परंपरागत संस्कृत पाठशालाओं में व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी चलाती है, ताकि संस्कृत के छात्रों को रोजगार के अधिक अवसर मिल सके। राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान वैदिक अध्ययनों की श्रुति परंपरा को आगे बढ़ाने तथा इसके विकास और संरक्षण के कार्य में प्रयासरत है। विराम। संस्कृत के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए और भी कई उपाय किए जा रहे हैं। इनके अंतर्गत ऐसे आधुनिक विद्यालयों को जहां संस्कृत एक विषय के रूप में पढ़ाई जाती है और परंपरागत संस्कृत विद्यालय जहां आधुनिक विषय पढ़ाए जाते हैं, तथा स्वयंसेवी संगठन जो परंपरागत संस्कृत संस्थाओं को चला रहे हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। विराम। महोदय, नेपाल से जहाज हाईजैक होता है और काबुल में उतारा जाता है। पायलट सूचना देता है, मंत्री लोग सोए रहते हैं, किसी को पता नहीं है और कहते हैं कि ईंधन नहीं है, और उसके बाद चाकू के बल पर अफगानिस्तान लेकर चले जाते हैं। विराम। अगर सोच और विवेक होता तो मणिपुर में यह घटना न घटती। बड़ा दुर्भाग्य है। मणिपुर के लिए वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे। वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। आपके छोटे से बजट से उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। विराम। हमें दुख है कि एक शांतिपूर्ण राज्य को सरकार ने दुख में डाल दिया। पूर्वोत्तर राज्यों में जो शांति और व्यवस्था बनी थी, उसको यह सरकार कायम नहीं कर पा रही है। इसके लिए मैं सरकार के इस्तीफे की मांग करता हूं कि वहां जल्दी से जल्दी चुनाव होंगे। यह सरकार अगर इस्तीफा दे दे तो नागालैंड और मणिपुर की समस्या को जल्दी हल किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि सरकार वहां की समस्या को बढ़ाती जाएगी, हल नहीं कर पाएगी। विराम। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुरोध करता हूं कि मणिपुर में शीघ्र से शीघ्र शांति और व्यवस्था कायम की जाए और सरकार अपनी गलती को माने कि उनकी सोच में कमी रही है, उनकी नीतियां सही नहीं रही है। ये हंगामा तो हर जगह करा देते हैं। उत्तर प्रदेश में आग लगा देते हैं, कभी राम के नाम पर, कभी और के नाम पर। मणिपुर में स्थिति की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। वहां की भोली भाली जनता को आपस में लड़ाने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। इस देश में हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने की जिम्मेदारी भी केंद्र सरकार की है। मैं एक प्रार्थना और करना चाहता हूं कि इन दिनों गलतफहमी के कारण जो नागा लोग मणिपुर के निवासी है, मणिपुर के कुछ इलाकों में रहने वाले लोग हैं, वे एकदम घर बार छोड़कर डर के मारे शरण स्थलों पर चले गए हैं या अन्य जगहों पर जाकर उन्होंने शरण ली है। मैं कहना चाहूंगा कि अब वह शांति स्थापित हो गई है, वहां का वातावरण सुधर गया है। उन्हें उनके घरों को वापस लौटाया जाए ताकि वे समझ सकें कि हम मणिपुर में सुरक्षित हैं और नागालैंड में जो अलगाववादी तत्व हैं उनका उद्देश्य पूरा न हो सके और वहां की जनता समन्वय के साथ रह सके। इस प्रकार का प्रयास इस राष्ट्रपति शासन में होना चाहिए। महोदय, यह बहुत ही गंभीर मामला है और जहां तक न्यायपालिका द्वारा दिए गए रोक आदेश की बात है, मैं उस आधार पर नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब अकादमिक सत्र शुरू होता है उस समय आईआईएम और आईआईटी में दाखिले का यह मामला आ गया है और एक तरह की दुविधा बन गई है। ऐसे में सरकार को इस सदन द्वारा पारित किए गए
कानून के आधार पर अपना पक्ष अच्छी तरह रखना चाहिए विराम। और दूसरी तरफ यह विवादित मामला नहीं होना चाहिए विराम। हमारे देश में आरक्षण के नाम पर एक हिस्से को दूसरे हिस्से से अलग करके लड़ाने की कोशिश की गई है विराम। तो कैसी लगी आपको डिक्टेशन, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करना ना भूलें।